सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 8। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जिनवू को देखते हैं जो कि उस आखिरी बचे डीमन नाइट को बस मारने ही वाला था कि तभी वो नाइट जिनवू के सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि मुझे मत मारो। तभी जिनवू उसका हेलमेट निकाल देता है और देखता है कि ये तो एक लड़की है। जिनवू उससे कहता है पहले तो तुम लोगों ने मेरे सोल्जर्स पर हमला किया और अब चाहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, और वैसे भी तुम्हारे सभी साथी तो मर चुके हैं। जिस पर ये डीमन लड़की जिसका नाम एसिल था कहती है कि उनका काम है मुझे प्रोटेक्ट करना, और अगर ऐसा करते हुए ये लोग मारे भी गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिनवू सोचता है कि ये लड़की तो बहुत सेल्फिश है, फिर वो इसे जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। तो एसिल मौका देखकर उस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन टस्क अपनी शील्ड से जिनवू को बचा लेता है। एसिल फिर से उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिस पर जिनवू पूछता है कि क्या वो उसे अगले फ्लोर का एंट्री परमिट दिला सकती है। जो सुन एसिल कहती है वो परमिट उसके फैमिली के पास है जिसे वो जिनवू को लाकर दे देगी। बाकी उसे सभी फ्लोर्स की परमिट लोकेशन पता है। अगर जिनवू ने उसे और उसके फैमिली को जिंदा छोड़ दिया तो एसिल उसे वहां तक ले जा सकती है। अब जिनवू डरावने तरीके से पूछता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, और एसिल कहती है वो झूठ नहीं बोल रही। जिनवू अब परमिट के बदले उसे जिंदा छोड़ने का वादा करता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। इधर हम उसी आइलैंड को देखते हैं जिस पर वो एंट मॉन्स्टर उड़कर आ गया था। उसने यहाँ पर तबाही मचा दी थी और कई सारे लोगों को मार भी दिया था। इधर जिनवू एसिल से पूछती है कि क्या उसे भी अपनी माइंड में इंसानों को मारने की आवाज सुनाई देता है। जिस पर एसिल कहती है कि नहीं, बल्कि उसे तो इस जगह को प्रोटेक्ट करने की कमांड सुनाई देता है। अब ये सुन जिनवू समझ जाता है कि ये लोग डंजन वाले मॉन्स्टर से अलग है। जिनवू आगे पूछता है कि उसे ये आवाज कब से सुनाई दे रहा है। जिस पर एसिल कहती है जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं तब से। पहले ये लोग डीमन रेल में रहा करते थे। तो जिनवू उससे पूछता है कि तुम लोग डीमन रेल में क्या करते थे। तभी एसिल के साथ भी वही ग्लिच होने लगता है जो कि पहले बारूका और टस्क के साथ हुआ था। फिर वो एक रोबोट टाइप आवाज में कहती है कि हम एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसी दुश्मन के लिए जो इतना स्ट्रांग है कि उससे लड़ने के लिए सभी डीमंस को एकजुट होना पड़ेगा। इसके बाद वो कहती है कि ये जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। और फिर वो बेहोश हो जाती है। ये देख जिनवू समझ जाता है कि वो इससे ज्यादा सवाल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के एक मीटिंग को देखते हैं जहां जिनचुल बताता है कि एक एंड मॉन्स्टर ने जापान के पास एक छोटी सी आइलैंड पर हमला कर दिया है जिस पर 300 के करीब लोगों की जान चली गई है। 108 हंटर इससे लड़ने के लिए भेजे गए थे जिसमें 4 ई रैंक हंटर, एक सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर मारे गए। आखिर में एक ए रैंक हंटर ने इसे मार डाला, जिसका मतलब इस मॉन्स्टर का पावर एक ए रैंक हंटर के जितना है। तभी चेयरमैन गो कहता है कि ये आइलैंड जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था। अगर वो एंड्स अच्छे से उड़ना सीख गए तो हमारे देश तक भी पहुंच सकते हैं, इसीलिए हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा और जल्द से जल्द फोर्ट जेजू आइलैंड रेड मिशन की तैयारी की जाए। इधर एसिल को भी होश आ जाता है और वो जिनवू को अपने फैमिली कैसल में ले जाती है जिसके अंदर उसे परमिट मिलेगा। तभी एसिल के फादर जिनवू को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें जिनवू के शैडो में पूरी सेना दिखाई दे रही थी। आगे जिनवू उनसे कहता है कि मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे परमिट मिल गया तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। अब ये सुन एसिल के फादर मन में सोचने लगते हैं कि अगर जिनवू ने वेल्केन और मेटस को मारा है तो फिर हम इसके सामने बहुत कमजोर है। फिर वो जिनवू को अगले फ्लोर की परमिट दे देता है और तुरंत यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जो सुन जिनवू बोलता है कि वो कुछ देर के लिए उनकी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, एक गाइड की तरह, क्योंकि उनकी बेटी को सभी फ्लोर्स की परमिट लोकेशन पता है। वो उसकी सेफ्टी की भी वादा करता है। अब ये सुन एसिल के फादर मान जाता है। इसके बाद जिनवू एसिल की मदद से 90th फ्लोर को भी क्लियर कर लेता है। एग्रिस और टैंक भी लेवल अप होकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उनकी पावर अब एक एस रैंक और एक ए रैंक के बराबर हो गए थे। एसिल अपने साथ कुछ गिफ्ट लेकर आई थी क्योंकि 90th फ्लोर के बाद इन्हें टॉप रैंक वाले क्लैन मिलेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनसे बातचीत करके परमिट हासिल करना होगा। अब ये सुनकर जिनवू से कहता है कि अगर मैं कमजोर होता तो क्या तुम्हारे फादर मुझसे बातचीत करते? नहीं ना, दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं तुम्हारी क्लैन छोड़कर बाकी सबको हरा दूंगा जिससे तुम्हारा क्लैन नंबर 1 पर आ जाएगी। अब ये सुन एसिल पूछती है कि आखिर जिनवू उसके लिए इतना सब कुछ क्यों करेगा। जिस पर जिनवू बताता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुन एसिल शर्मा जाती है। असल में जिनवू एसिल को यो की तरह समझ रहा था और बुद्धू लोगों से उसकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। जिनवू अब एसिल को यहीं से वापस लौट जाने के लिए कहती है क्योंकि आगे की फ्लोर्स पर उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलेंगे। तो एसिल उन्हें सभी परमिट की लोकेशन बता दे, बाकी सब जिनवू कर लेगा। जो सुन एसिल कहती है कि वो जिनवू के साथ आखिर तक चलना चाहती है और देखना चाहती है कि जिनवू आखिर कितना स्ट्रांग हो सकता है।
जिनबू अब उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अगले फ्लोर्स पर जिनबू का सामना और भी पावरफुल डीमन से होती है, लेकिन फिर भी जिनबू धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और 97 फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। इधर चोई और चाहिन दोनों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जेजू आइलैंड रेड मिशन फिर से होने वाला है और इनके साथ साथ देश के सभी एस रैंक हंटर को भी ये बात बता दी गई है। जो सुन चाहिन सोचती है कि तो जिनबू भी इनके साथ चलेगा। इसके बाद चोई कहता है कि पड़ोसी देश जापान भी इस रेड मिशन में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि अगर ये एंट उड़ने लगे तो उन्हें भी इनसे खतरा हो सकता है, इसीलिए उन सबको मिलकर इसे हराना होगा। मिशन का बैटल प्लान डिस्कस करने के लिए एक अल्ट्रा ब्लेड का हंटर उनके देश आने वाला है। इधर कैसल के अंदर जिनबू 100 यानी कि आखिरी फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां पर उसका सामना होता है डीमन लॉर्ड बैरन से, जो कि एक व्हाइट ड्रैगन पर बैठा हुआ था और इसका ऑरा भी बहुत खतरनाक था। बैरन फिर अपने डीमन आर्मी को समन करता है, जो कि जिनबू और एसिल को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर ये डीमन आर्मी जिनबू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिनबू अपने आसपास एक डोमेन बना लेता है और उसकी शैडो आर्मी बाहर निकलकर सभी डीमंस पर हमला कर देते हैं। टस्क तो अपनी जादू से अकेले ही सैकड़ों डीमंस को जला देता है। उसकी ये पावर देख एसिल शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि डीमन मोनार्क बैरन यहाँ का राजा है और जिनबू एक घुसपैठिया, तो उसे किसके साइड रहना चाहिए। अब बैरन अचानक आसमान से बिजली गिराने लगता है, जिसमें एसिल भी मरने वाली थी, लेकिन जिनबू उसे बचा लेता है। फिर जिनबू सोचने लगता है कि अगर उसके सोल्जर्स इसी तरह से मरते रहे तो उसका माना पॉइंट जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसे जल्द से जल्द बैरन को मारना होगा। इसके बाद वो गायब होकर बैरन पर हमला कर देता है, लेकिन बैरन उसके हमले को आसानी से रोक देता है और एक पावरफुल लेजर से जिनबू पर हमला करने लगता है। जिनबू टस्क और इग्रिस को मदद के लिए बुलाता है, तो टस्क अपनी जादू से उस लेजर को रोकता है और इतनी देर में जिनबू अपनी डैगर से उस व्हाइट ड्रैगन की गर्दन को काट देता है, जिससे बैरन नीचे आकर गिरता है। दूसरी तरफ हम हंटर्स की मीटिंग देखते हैं, जिसमें ड्रॉसवर्ड गिल्ड का मास्टर गोतो भी शामिल था। ड्रॉ गिल्ड पड़ोसी देश जापान का सबसे बड़ी गिल्ड है, जिसमें 11 एस रैंक हंटर मौजूद है और ये एशिया का दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है। असल में ये लोग जेजू आइलैंड वाले मिशन में कोरिया की मदद करने के लिए आए थे। तभी गोतो की ट्रांसलेटर हानेकावा बताती है कि उड़ने वाली एंट्स की जिंदगी बस 1 साल की होती है, तो अगर क्वीन एंट मारी जाए तो बाकी एंट्स 1 साल में ही खुद ब खुद मर जाएंगे। और पिछले 3 रेयर मिशन देखने से उन्हें ये भी पता चला है कि ये मॉन्स्टर पावरफुल एनिमीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसका फायदा उठा के हम एक प्लान बना सकते हैं। तो इस मिशन में ड्रॉ गिल्ड के 11 में से 10 एस रैंक हंटर शामिल होंगे, जिसमें गोतो भी है। हम उन सभी मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ कर लेंगे और आप लोगों की जिम्मेदारी होगी एंड क्वीन को मारने की। अब ये सुन जिनचुल कहता है कि फिर तो आप लोगों को हजारों एंट्स का सामना करना पड़ेगा, जिस पर गोतो बोलता है कि हम बस एक चारे की तरह एक्ट करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सुन चेयरमैन गो कहता है कि ठीक है, फिर इस जानकारी के हिसाब से प्लान बनाया जाएगा। इधर कैसल के अंदर जिनबू बैरन से लड़ाई कर रहा था और उसका माना भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। तभी टस्क, आयरन और इग्रिस एक साथ मिलकर बैरन पर हमला करते हैं, लेकिन बैरन उन तीनों को आसानी से मारने लगता है। जो देख जिनबू उस पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन बैरन उसके इस हमले को भी ब्लॉक कर देता है और उसका गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेता है। तभी टस्क और आयरन बैरन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन बैरन उन्हें फिर से मार देता है। अब तक जिनबू का माना पॉइंट भी पूरा खत्म हो जाता है, जिसका मतलब अब उसे अकेले ही बैरन का सामना करना होगा। इसके बाद बैरन और जिनबू के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जहां बैरन जिनबू को कड़ी टक्कर दे रहा था और आखिर में वो जिनबू के डैगर को भी उससे अलग कर देता है, जिससे जिनबू को खाली हाथी उससे लड़ना पड़ता है। इसके बाद बैरन अपनी मुंह से एक ब्लास्ट करके जिनबू को बस मार नहीं वाला था कि तभी अचानक एसिल अपना भाला बैरन की तरफ फेंकती है, जिससे बैरन का धन भटक जाता है और इसका फायदा उठा के जिनबू बैरन के दोनों हाथों को उखाड़ लेता है। इसके बाद वो बैरन को एक पंच मार के उसकी गर्दन को भी अलग कर देता है, जिससे बैरन की मौत हो जाती है और जिनबू का डीमन कैसल वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। आगे जिनबू एसिल से कहता है कि वापस जाके अपनी फादर को बता दो कि अब उनकी फैमिली टॉप रैंक पर आ गई है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।